हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुक वीतान से चैप्टर नंबर 4 की पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एने फ्रैंक एक डायरी लिखती हैं। उसी डायरी को बाद में पब्लिश किया जाता है और उस डायरी में उन्होंने अपने बारे में बताया है और साथ ही अपने परिवार वालों के बारे में बताया है कि किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हिटलर का शासन था और वो यहूदियों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तो जो यहूदी थे उन्हें छुपना पड़ा था और एने फ्रैंक और उनके परिवार वालों को भी छुपना पड़ा था। और इसके साथ साथ उनके साथ क्या घटनाएं घटी उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। यहाँ लिखा है गुरुवार 9 जुलाई 1942। वो अपनी डायरी में सबसे पहले दिन लिखती हैं गुरुवार यानी कि थर्सडे, डेट लिखती है 9 जुलाई और इसके बाद ईयर लिखती हैं 1942। फिर वो लिखती हैं प्यारी किटी। किटी उन्होंने अपनी डायरी को कहा है। वो लिखती हैं तो आखिर हम चल पड़े। मम्मी पापा और मैं तेज़ बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे जो अल्लम गल्लम चीज़ों से ऊपर तक ठूस ठूस कर भरे हुए थे। एने फ्रैंक अपनी डायरी में लिखती हैं कि वो चल पड़े यानी कि वो दूसरी जगह छुपने की जगह पर, ऐसी जगह जहाँ पर वो छुप सके, अनजान जगह पर वो चल पड़े। उनकी बहन पहले ही उस जगह से निकल चुकी थी और एने फ्रैंक अपनी मम्मी पापा के साथ तेज़ बरसात में भीगते हुए वो चल पड़े थे। तेज़ बरसात क्यों? क्योंकि मंथ कौन सा था? जुलाई का। फिर वो कहती हैं हम तीनों के कंधों पर यानी एने फ्रैंक के भी कंधों पर, उनकी मम्मी के भी कंधों पर और उनके पापा के भी कंधों पर बड़े बड़े थैले थे और शॉपिंग बैग थे जिसमें ऐसी वैसी चीज़ों से ऊपर तक ठूस ठूस कर भरे हुए थे। हालांकि उन्होंने अपने ज़रूरत के सामान ही भरे थे अपने बैग में, अपने थैले में, लेकिन वो यहाँ क्या लिखती हैं अल्लम गल्लम यानी कि ऐसी चीज़ें भी उन्होंने भरी थी जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और वो ठूस ठूस कर भरे हुए थे यानी कि पूरी तरह से पैक किए हुए थे। बहुत सारी चीज़ें थैले में, शॉपिंग बैग में भरे हुए थे। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी भरी निगाहों से देख रहे थे और वो कब निकले थे? सुबह सुबह निकले थे और सुबह सुबह बहुत सारे लोग काम पर भी जा रहे थे और काम पर जाने वाले जो लोग थे एने फ्रैंक, उनकी मम्मी, उनके पापा को बड़ी बेचारगी भरी निगाहों से देख रहे थे यानी कि बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी के नज़रों से वो देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी वो मदद करे, उनके जाने में मदद करे, लेकिन वो कर नहीं सकते थे। इसीलिए वो सभी लोग बेचारगी भरी नज़रों से उन्हें देख रहे थे। आप उन्हें देखते ही बता सकते थे कि वे आपके लिए अफ़सोस कर रहे थे कि वे हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते थे। एने फ्रैंक कहती हैं कि जो लोग भी उन्हें बेचारगी की नज़रों से देख रहे थे, उन्हें देखते ही ये कहा जा सकता था कि वे अफ़सोस कर रहे थे। क्यों अफ़सोस कर रहे थे? क्योंकि वो एने फ्रैंक उनकी मम्मी और पापा के लिए किसी भी तरह का वाहन यानी कि गाड़ी अवेलेबल नहीं करा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर किसका शासन था? हिटलर का शासन था और अगर कोई यहूदी की हेल्प करता तो साथ में उसे भी यातना झेलनी पड़ती थी, साथ में उस पर भी अत्याचार होते थे। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह से किसी को वाहन यानी कि गाड़ी अवेलेबल नहीं करा सकता था और जो भी लोग एने फ्रैंक उसकी मम्मी और पापा को देख रहे थे वो भी यही जता रहे थे अपनी नज़रों से कि वो अफ़सोस तो कर रहे हैं लेकिन वो किसी भी तरह की गाड़ी उन्हें अवेलेबल नहीं करा सकते हैं। हमारे सीने पर चमकता पीला सितारा सारी दास्तान खुद ही कह देता था। एने फ्रैंक कहती हैं कि उनके सीने पर, उनके मम्मी और पापा के भी सीने पर पीला सितारा था यानी कि ये एक पहचान थी किसकी? यहूदी होने की। हिटलर ने सख्ती से सभी यहूदियों को बता दिया था और यह ऑर्डर दे दिया था कि जो भी यहूदी हैं वो अपने सीने पर पीला सितारा लगाएंगे। इसीलिए एने फ्रैंक, उनकी माँ और उनके पापा भी क्या लगाए हुए थे? पीला सितारा लगाए हुए थे। और ये जो पीला सितारा था चूँकि यहूदी की पहचान थी, इसी वजह से सभी लोग ये जानते थे कि ये लोग
छुपने की जगह पर जा रहे हैं और इसीलिए इतने सारे बैग और थैले लेकर के हैं और सभी उन्हें बेचारगी की भर नज़रों से देख रहे हैं, अफसोस कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। जब हम गली में पहुंच गए तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या थी। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर और कपड़े लत्ते फ्लैट से बाहर ले जाते रहे थे। ये तय कर लिया गया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे। अचानक मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ा था। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना होगा। एन फ्रैंक कहती हैं कि जब वो गली में पहुंच जाते हैं तब उनके पापा और उनकी मम्मी धीरे धीरे एन फ्रैंक को बताना शुरू करती हैं कि उनकी प्लानिंग क्या थी। उनकी प्लानिंग बहुत पहले ही बन चुकी थी कि वो किसी अनजान जगह पर चले जाएंगे और इसके लिए वो कई महीनों तक वो थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका था उन्होंने फर्नीचर को अपने फ्लैट से बाहर लाया था, कपड़े वगैरह सारे फ्लैट से बाहर लाते रहे थे ताकि वो किसी अनजान जगह पर उसे शिफ्ट कर सके और जब उन्हें बाहर निकलना पड़े, दूसरी जगह जाना पड़े तो अपने साथ इतनी सारी चीज़ें ना लेकर जाना पड़े और आराम से वो दूसरी जगह पर रह सके। और उन्होंने तय कर लिया था कि वो लोग 16 जुलाई को अनजान जगह पर चले जाएंगे। 16 जुलाई से पहले ही उन्हें निकलना पड़ा था। क्यों निकलना पड़ा था? क्योंकि अचानक ही मार्गोट के लिए यानी एन फ्रैंक की बड़ी बहन के लिए बुलावा आ गया था और इसलिए 16 जुलाई को निकलने से पहले ही उन्होंने ये तय किया कि वो 16 जुलाई को अनजान जगह नहीं जाएंगे बल्कि वो 16 जुलाई से पहले ही घर से वो शिफ्ट करेंगे। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना होगा। एन फ्रैंक कहती हैं कि इसका मतलब ये था कि 16 जुलाई से पहले ही उन्हें घर छोड़कर दूसरी जगह जाना था। इसका मतलब ये था कि जो भी तैयार उन्होंने किया था सामान, वो कम सामान में ही, कम तैयार किए गए कमरे में ही उन्हें गुजारा करना होगा। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन मीएप और 23 बरस की टाइपिस्ट जिसका नाम बेब वॉस्क्विल था। एन फ्रैंक की छिपने की जगह के बारे में बताती हैं कि छिपने की जो जगह थी वो उनके पापा के ऑफिस की यानी एन फ्रैंक के पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। जहाँ पर उनके पापा की ऑफिस थी उसी ऑफिस की इमारत में ही वो छिपने वाले थे। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। एन फ्रैंक ये कहती हैं कि जहाँ पर वो छुप रही थी वो समझने में मुश्किल होगा दूसरों के लिए, इसलिए वो खुद ही समझा देती हैं। क्यों वो ऐसा कहती हैं? क्योंकि ऑफिस में तो काम किया जाता है, वो तो कोई छुपने की जगह नहीं होती और ऑफिस जो होती है, ऑफिस को जो इमारत होती है उसमें बहुत सारे लोग आना जाना करते हैं, इसलिए वो कैसे छुपेंगे। इसे समझाने के लिए वो कहती हैं उनके पापा के ऑफिस में यानी एन फ्रैंक के पापा के ऑफिस में काम करने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे। कौन कौन थे? बस मिस्टर कुगलर थे, मिस्टर क्लीमेन मीएप और 23 साल का टाइपिस्ट जिसका नाम बेब वॉस्क्विल था। ये सभी लोग एन फ्रैंक के पापा के ऑफिस में काम करते थे। उन सबको हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी और ये जितने भी लोग थे उनको ये बता दिया गया था कि एन फ्रैंक, उनके पापा और उनकी मम्मी और मिस्टर वांदान और मार्गोट ये सभी वहाँ छुपने के लिए आएंगे। मिस्टर वॉस्क्विल बेब के पिता 2 और सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे। मिस्टर वॉस्क्विल बेब के पिता के साथ 2 और सहायक के साथ यानी जो हेल्पर होते हैं उसके साथ गोदाम में काम करते थे। उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। किन्हें नहीं बताया गया था? मिस्टर वॉस्क्विल। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं, तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता है। एन फ्रैंक कहती हैं कि इमारत के बारे में वो बताते हुए कहती हैं कि तल मंजिल पर यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर होता है उस पर
बड़ा सा गोदाम बना हुआ था। वो गोदाम काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता था। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर में जो गोदाम बना हुआ था इसके अलग अलग हिस्से बने हुए थे। ये हिस्से गोदाम, पिसाई का कमरा वगैरह है जहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते हैं। और ये कौन सा हिस्सा था? ये हिस्सा गोदाम था। पिसाई का कमरा वहाँ था जहाँ पर इलायची, लौंग, काली मिर्च वगैरह वहाँ पीसे जाते थे। गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ एक बाहर का दरवाज़ा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। एना फ्रैंक कहती हैं कि जो गोदाम का दरवाज़ा है उसी से सटा हुआ एक बाहर का दरवाज़ा है जो ऑफिस का एंट्रेंस गेट है, यानी कि ऑफिस के अंदर वो दरवाज़ा खुलता है। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाज़ा है और उसके पीछे सीढ़ियाँ हैं। वो कहती हैं कि ऑफिस का जो दरवाज़ा है उसके एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाज़ा है और उस दरवाजे के पीछे सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी तो एक और दरवाज़ा आता है जिस पर आर पार दिखाई ना देने वाले कांच की खिड़की लगी है। और वो कहती है कि अगर सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ी तो एक और दरवाज़ा आता है जिसके आर पार कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि उस पर ऐसी कांच की खिड़की लगी है। यानी कि वो कहती हैं कि जो गोदाम है उस गोदाम के दरवाजे से सटा हुआ एक बाहर का दरवाज़ा है, यानी कि ये जो दरवाज़ा है ये ऑफिस का दरवाज़ा है और इसी से एंट्रेंस गेट है। और इस ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर एक दूसरा दरवाज़ा है, दूसरा दरवाज़ा, और उसके पीछे सीढ़ी है और इसी दरवाजे के पीछे क्या है? सीढ़ी है। और इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने पर एक दूसरा दरवाज़ा आता है और ये जो दरवाज़ा है इसके आर पार कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि इस पर आर पार ना दिखाई देने वाली कांच की खिड़की लगी थी। इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ था और इस पर क्या लिखा हुआ था? काले लेटर में लिखा हुआ था कार्यालय, यानी कि ऑफिस। यही आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है और यही फ्रंट ऑफिस है, यानी कि जो सामने का ऑफिस है। ये बहुत बड़ा, हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। और ये कैसा ऑफिस है? ये हवादार था, खूब रोशनी वाला था। दिन के दौरान यहाँ बेप, मीप और मिस्टर क्लीमेन काम करते हैं और जब दिन होता था और सभी काम करते थे तो यहाँ पर इस ऑफिस में जो मेन फ्रंट ऑफिस था यहाँ पर बेप, मीप, मिस्टर क्लीमेन काम करते थे। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़ों की अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी है और उसी में एक छोटा सा गलियारा है, यानी कि गली के तरह का है और इसी में तिजोरी है, कपड़ों की अलमारी थी और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी थी। इस गलियारे के पार एक छोटा सा दम घोटू अंधियारा कमरा है और इसी गलियारे के दूसरी तरफ एक छोटा सा और दम घोटू, यानी कि वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि दम घुट रहा है, ऐसा और अंधेरा कमरा था। ये बैक ऑफिस है, यानी कि जो फ्रंट ऑफिस था उसके पास जो गलियारा था उसी में एक छोटा सा अंधेरा कमरा था और ये कैसा कमरा था? ये बैक ऑफिस था। इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर वांदान बैठा करते थे। अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुगलर बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसेज से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं। एना फ्रैंक कहती हैं चूँकि मिस्टर वांदन अब वो छुपने की जगह पर जा रहे थे और उन्हें छुपना था, इस वजह से वहाँ पर सिर्फ कौन बैठते थे? मिस्टर कुगलर बैठते थे। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसेज से भी पहुँचा जा सकता है, यानी कि जो बैक ऑफिस था उसे दूसरे रास्ते से भी पहुंचा जा सकता था, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए ही पहुंचा जा सकता था, जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता था लेकिन बाहर से इतनी आसानी से उस दरवाजे को खोला नहीं जा सकता था। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगी और 4 सीढ़ियाँ चढ़ोगी तो तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगी। एना फ्रैंक कहती हैं कि मिस्टर कुगलर का जो ऑफिस था उसे निकलने के बाद तुम, वो किसे कहती हैं? डायरी को कहती हैं कि तुम लंबे तंग गलियारे से, यानी कि लंबा और तंग गलियारा, बहुत नैरो गली से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगी तो
बढ़ोगी और 4 सीढ़ियाँ चढ़ोगी, यानी कि उस गलियारे से 4 सीढ़ी और चढ़ोगी तो तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगी। वो किसे कहती हैं? वो डायरी को कहती हैं कि तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगी, यानी कि एक ऐसा प्राइवेट ऑफिस था जहाँ पर कोई इतना ज़्यादा नहीं जाता था। ये पूरी इमारत का शो पीस है, यानी कि ये पूरी इमारत का क्या है? शो पीस है। शानदार महोगनी फर्नीचर, लिनोलियम का फर्श जिस पर कालीन बिछा है, एक रेडियो है, आकर्षक लैंप है। और उस प्राइवेट ऑफिस में शानदार महोगनी फर्नीचर, अच्छे किस्म के लकड़ी के फर्नीचर बने हुए थे, लिनोलियम का फर्श था जिस पर कालीन बिछा था, एक रेडियो था और आकर्षक लैंप था। सब कुछ उत्तम दर्जे का, यानी कि सब कुछ हाई क्वालिटी का। इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर है और इसी प्राइवेट ऑफिस के साथ वाला जो कमरा था वो बहुत बड़ा किचन था। उसमें पानी गर्म करने का हीटर है, गैस के 2 चूल्हे हैं, साथ में पखाना है। वो कहती हैं कि उसमें पानी गर्म करने का हीटर है और गैस के 2 चूल्हे थे और साथ में वहाँ पर टॉयलेट भी था। ये पहली मंजिल का नक्शा है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। सीढ़ियाँ खत्म होते ही थोड़ी खुली जगह है और उसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाईं तरफ का दरवाज़ा मसाले रखने के स्टोर, अटारी और घर के सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिज़ाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं कि एड़ियों में मोच आ जाए। ये रास्ता गली की तरफ खुलता है। एना फ्रैंक कहती हैं कि नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। दूसरी मंजिल के बारे में वो बताती हैं कि सीढ़ियाँ ख़त्म होते ही थोड़ी खुली जगह है, यानी कि जैसे ही सेकंड फ्लोर पर जाते हैं वहाँ थोड़ी सी खुली जगह है और उसके दोनों तरफ दरवाजे हैं, यानी कि जो वो खुली जगह है उसके दोनों तरफ क्या हैं? दरवाजे हैं। दाईं तरफ का दरवाज़ा मसाले रखने के स्टोर, अटारी और घर के सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। एना फ्रैंक कहती हैं कि दाईं तरफ का दरवाज़ा मसाले रखने के स्टोर की तरफ जाता था, अटारी की तरफ जाता था और घर के सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता था। घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिज़ाइन की, यानी कि घर के सामने की तरफ एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन की सीधी और घुमावदार सीढ़ियाँ थीं और ये वो इतनी ज़्यादा घुमावदार सीढ़ियाँ थीं कि एड़ियों में मोच आ जाए। ये रास्ता गली की तरफ खुलता है और वो कहती हैं कि ये जो रास्ता था वो गली की तरफ खुलती थी। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाज़ा घर के पिछवाड़ी की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। एना फ्रैंक कहती हैं कि सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का जो दरवाज़ा है वो घर के पीछे की तरफ बनी हुई सीक्रेट उपभवन की तरफ जाता है। एनेक्सी मीन्स भवन। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। एना फ्रैंक कहती हैं कि कोई भी ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इस सपाट यानी प्लेन और मटमैले दरवाजे के पीछे, यानी कि वो दरवाज़ा कौन सा था? सीढ़ियों के ऊपर बनी जो जगह थी उसके दाएं तरफ का दरवाज़ा था। वो उस दरवाजे के बारे में कहती हैं कि वो इतना प्लेन और मटमैला दरवाज़ा था कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि जो दरवाज़ा था उसके पीछे इतने कमरे हो सकते हैं। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है और दरवाजे के आगे क्या है? सीढ़ी का बस एक पायदान है, यानी कि जैसे दरवाजे से आगे बढ़ने पर सिर्फ एक ही स्टेप है। इसे पार करते ही आप भीतर होते हैं। जब आप इसे पार करते हैं तो आप भीतर होते हैं, यानी अंदर होते हैं। आपके सामने ही कई सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चली जाती हैं। बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। एना फ्रैंक कहती हैं कि जब आप इस में इंटर करते हैं आपके सामने कई सीढ़ी मिलती है और आप सीढ़ी से ऊपर की तरफ जब जाते हैं बाईं तरफ एक तंग गलियारा है, यानी कि नैरो गली है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है और वो जो तंग गलियारा है वो कहाँ खुलता है? एक बड़े कमरे में। यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है
और जो यही कमरा था वो फ्रैंक परिवार के लिए था, ड्राइंग रूम के लिए भी और बेडरूम के लिए भी। अगला दरवाज़ा एक छोटे कमरे का है और एक और दरवाज़ा था जो एक छोटे कमरे का था। ये परिवार की दो जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम के काम आता है और जब वो लोग वहाँ पर छुपती हैं तो उस छोटे से कमरे को वो क्या बनाती हैं, दो जवान लड़कियों के यानी कि एने फ्रैंक के लिए और उनकी बड़ी बहन मार्गोट के लिए वो कमरा बेडरूम के रूप में था और स्टडी रूम के रूप में था। ये सारी बातें एने फ्रैंक घर का नक्शा बताती हैं और वो किस तरह से बताती हैं, जब वो वहाँ पर छुपने के लिए जाती हैं और उस जगह को समझती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी डायरी में उस घर के नक्शे, उस इमारत के नक्शे के बारे में बताती हैं और जहाँ पर वो छुपी थी वहाँ पर किस तरह का कैसा नक्शा था वो इसके बारे में बताते हुए यहाँ लिखती हैं। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसलखाना और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। एने फ्रैंक कहती हैं कि सीढ़ियों की दाईं तरफ एक गुसलखाना है यानी कि बाथरूम है और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पखाने की तरफ और दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्गोट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है। एने फ्रैंक कहती हैं कि किनारे की तरफ वाला दरवाज़ा से टॉयलेट की तरफ और दूसरे दरवाजे से एने फ्रैंक और मार्गोट के कमरे की तरफ जाया जा सकता था। यदि आप और सीढ़ियाँ चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाएं तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान में ऊपर एक बहुत बड़ा खुला और हवादार कमरा देखकर हैरान रह जाएंगे। एने फ्रैंक लिखती हैं, अगर आप सीढ़ियाँ चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाएंगे तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान में, यानी कि वो इमारत कहाँ बनी हुई थी, नहर के किनारे बनी हुई थी। वो कहती है कि इस पुराने मकान में ऊपर एक बहुत बड़ा और खुला और हवादार कमरा था जिसे देखकर हैरान रह जाएंगे। इसमें एक गैस का चूल्हा है और एक सिंक है। वो कहती हैं कि इस कमरे में एक गैस का चूल्हा था और एक सिंक था। भगवान का शुक्र है कि ये मिस्टर कुगलर की प्रयोगशाला के काम आता था। एने फ्रैंक कहती हैं कि भगवान का शुक्र है कि ये मिस्टर कुलगर की प्रयोगशाला के काम आता था, यानी एक तरह से उनका लैब था। ये मिस्टर और मिसेस वानदान का बेडरूम और रसोई घर होगा और जो ये कमरा था वो किसके लिए था, वो मिस्टर और मिसेस वानदान के बेडरूम और रसोई घर था, यानी कि मिस्टर वानदान और उनकी वाइफ इसी रूम में रह रहे थे। इसे कॉमन कमरे, डाइनिंग रूम और हम सब के लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और ये जो कमरा था ये कॉमन कमरे के रूप में भी यूज़ किया जाता था, डाइनिंग रूम के लिए भी यूज़ किया जाता था और सब के लिए पढ़ाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि ये हवादार था और बहुत ही बड़ा था और खुला कमरा था। एक छोटा सा कमरा पीटर वानदान के लिए बेडरूम का काम करेगा और एक छोटा सा कमरा था जो कि पीटर वानदान के लिए बेडरूम का काम करता था। और फिर जैसी इमारत के सामने की तरफ है वैसे ही अटारी और मियानी यहाँ भी हैं। एने फ्रैंक कहती हैं कि उसमें एक अटारी भी थी और एक मियानी भी थी। तो ये रहा हमारा नया गरीब खाना। एने फ्रैंक कहती हैं कि तो ये रहा हमारा नया गरीब खाना, यानी कि ये उनका नया घर था जहाँ पर वो छुपी थी। लो मैंने तुम्हें पूरी इमारत की सैर करवा दी। एने फ्रैंक फिर लिखती हैं, लो मैंने तुम्हें पूरी इमारत की सैर करवा दी। यह उन्होंने तुम्हें किसे कहा है? डायरी को कहा है। और एने फ्रैंक अपने इमारत के नक्शे के बारे में बताते हुए कहती हैं कि वो कहाँ रहती थी, उनकी बहन का बेडरूम कौन सा था और मिस्टर वानदान को कौन सा बेडरूम मिला था, किस तरह से, किस तरफ किचन था, किस तरफ टॉयलेट था, किस तरफ बाथरूम था और वो कौन से कमरे को किस तरह से यूज़ कर रहे थे, इसके बारे में एने फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा है। और ये जो घटना है वो उन्होंने कब लिखा है? 9 जुलाई को, यानी कि थर्सडे को उन्होंने लिखा था। तुम्हारी एन। फिर वो लिखती हैं, तुम्हारी एन। फिर एने फ्रैंक उस दिन डायरी लिखना बंद कर देती हैं। फिर उसके बाद वो फ्राइडे को डायरी लिखती हैं।
वो क्या लिखती हैं, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। डेट कौन सा था, 10 जुलाई। ईयर कौन सा था, 1942। वो लिखती हैं, मेरी प्यारी किटी। फिर वो अपनी डायरी को कहती हैं, मेरी प्यारी किटी। किटी उन्होंने किसका नाम दिया था, डायरी का। वो लिखती हैं, मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ आ पहुँचे हैं। एने फ्रैंक डायरी से कहती हैं कि मैंने घर के बारे में लंबा चौड़ा तुम्हें बात बताया है, बखान किया है, इसके बारे में डिटेल में बताया है। हो सकता है कि मैंने तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो, यानी कि डायरी, तुम जानो हम कहाँ आ पहुँचे हैं, मैं यहाँ कैसे आ पहुँची हूँ। वो अपने बारे में बताती हुई कहती हैं कि तुम ये जानो कि हम कहाँ आ पहुँचे हैं, कौन सी अनजान जगह पर आ पहुँचे हैं और हम यहाँ कैसे आ पहुँचे हैं, इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों से पता चलेगा। वो अपनी डायरी में लिखती हैं कि इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों से पता चलेगा, यानी कि फिर वो जैसे जैसे डायरी लिखती जाएंगी वैसे वैसे पता चलेगा कि वो कैसे वहाँ पर पहुँची थी और वो कहाँ पर पहुँची थी, वो कैसे वहाँ पर पहुँची थी। लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूँगी, मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। एने फ्रैंक फिर कहती हैं कि लेकिन ये जानने से पहले कि मैं कैसे यहाँ पर आ पहुँची, क्यों आ पहुँची, कहाँ आ पहुँची, इसे बताने से पहले मैं अपनी कहानी जारी रखूँगी। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। 263 प्रिंसेस ग्रास्ट में हमारे पहुंचने पर मीएप तुरंत हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनेक्सी में ले आई। ये इमारत का नंबर है और नाम है। एने फ्रैंक कहती हैं कि 263 प्रिंसेस ग्रास्ट में पहुंचने पर मीएप तुरंत उन्हें लंबे गलियारे से होते हुए सीढ़ियों से ऊपर सेकंड फ्लोर पर ले जाती हैं और फिर उसके बाद वो एनेक्सी में लेकर जाती हैं। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया और मीएप क्या करती है, उन्हें वहाँ अकेला छोड़ती हैं और फिर अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी और मार्गोट एने फ्रैंक अपनी मम्मी और पापा से पहले ही वहाँ पर पहुँच चुकी थी और अपनी बहन एने फ्रैंक मम्मी और पापा की राह देख रही थी, उनका इंतज़ार कर रही थी। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से ठूसे पड़े थे, कहीं तिल धरने की जगह नहीं थी। एने फ्रैंक कहती हैं कि वो जैसे ही एनेक्सी पहुँचती हैं, वहाँ पर बैठने की जो जगह थी उसमें दूसरे कमरे के सामान ठूसे पड़े हुए थे, दूसरे कमरे के सामान थे, कहीं पर भी तिल धरने की जगह नहीं थी, यानी कहीं पर भी थोड़ी सी भी जगह नहीं थी। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले पड़े थे। एने फ्रैंक कहती है कि पिछले महीने में जो कार्डबोर्ड थे, जो बक्से कार्डबोर्ड के जो बक्से थे जो ऑफिस में भेजे गए थे, वो उस कमरे में चारों तरफ फर्श पर इधर उधर फैले हुए थे, बिस्तरों पर फैले हुए थे। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों से अटा पड़ा था और जो छोटा कमरा था वो फर्श से यानी कि फ्लोर से लेकर छत तक कपड़ों से भरा पड़ा था। उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो ये सारा सामान तरतीब से लगाने की ज़रूरत थी। एने फ्रैंक कहती हैं कि अगर उस रात जिस दिन वो पहुंची थी वहाँ पर, उस रात अगर वो ढंग से सोने के बारे में सोचती तो सबसे पहले जो भी सामान फैला हुआ था, बिखरा हुआ था, उसे तरतीब से लगाने की ज़रूरत थी, यानी कि उसे सही ढंग से रखने की ज़रूरत थी। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था। माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी, वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गईं। एने फ्रैंक कहती है कि जितने भी सामान फैले हुए थे उन्हें सफाई करने की ज़रूरत थी, तुरंत सफाई करने की ज़रूरत थी, काम तुरंत शुरू कर देना था। लेकिन माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गई, यानी कि जो गद्दी थी उसके ऊपर चादर बिछी हुई नहीं थी और बिना चादर वाली गद्दी पर ही एने फ्रैंक की माँ और उनकी बड़ी बहन मार्गोट
पसर गई यानी कि वो लेट गई, थकी बेहाल और पस्त। और उनकी माँ और उनकी बहन कैसी थी? थकी हुई थी, बेहाल थी, पस्त थी, बहुत थक गई थी। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला और तुरंत जुट गए। चूँकि एने फ्रैंक की माँ और बहन थक गई थी, इसलिए एने फ्रैंक और उसके पापा ने ये सफाई का मोर्चा संभाला और उन्होंने सफाई करना शुरू कर दिया। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीले ठोकते रहे और तमाम सामान ठिकाने से लगाते रहे। और वो सारा दिन एने फ्रैंक और उसके पापा पैकिंग खोलते रहे और जो भी सामान था उसे अलमारियों में रखते रहे, कील ठोकते रहे और तमाम सामान यानी जितना भी सामान था ठिकाने से लगाते रहे, यानी उन्हें सही जगह रखते रहे। आखिर थक चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर ढह गए। और फिर वो सारा काम कर लेती हैं, उनके पापा भी सारा काम कर लेते हैं। इसके बाद वो बहुत थक जाते हैं और फिर साफ बिस्तर पर वो ढह जाते हैं, यानी साफ बिस्तर पर वो आराम करने लगते हैं, सो जाते हैं। हमने पूरे दिन में एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया था, लेकिन परवाह किसे थी? माँ और मार्गोट की थकान के मारे बुरी हालत थी और पापा और मुझे फुर्सत नहीं थी। एने फ्रैंक कहती हैं कि सारा दिन वो काम करते रहे थे और पूरे दिन में एक बार भी उन लोगों ने गर्म खाना नहीं खाया था, लेकिन परवाह किसे थी, क्योंकि सब भी थके हुए थे। उनकी माँ और मार्गोट थकान के मारे उनकी बुरी हालत थी और एने फ्रैंक और उनके पापा को फुर्सत नहीं थी, क्योंकि वो सभी सामान को सही जगह रख रहे थे। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू किया। वो कहती हैं कि मंगलवार की सुबह यानी कि वो फ्राइडे को लिख रही हैं डायरी, लेकिन इंसिडेंट वो किसके बारे में बता रही हैं? मंगलवार के दिन के बारे में बता रही हैं। वो कहती हैं कि मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए यानी कि मंडे को छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू किया। बेप और मिएब हमारे राशन कूपनों से शॉपिंग करने गईं और पापा ने ब्लैक आउट वाले पर्दे लगाए। एने फ्रैंक कहती हैं कि बेप और मिएब एने फ्रैंक और उनके परिवार के राशन कूपनों से शॉपिंग करने गई और पापा ने यानी एने फ्रैंक के पापा ने ब्लैक आउट वाले पर्दे लगाए। मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ कर साफ़ किया और एने फ्रैंक ने क्या किया? किचन का फर्श उन्होंने रगड़ रगड़ कर साफ़ किया। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे और सुबह से लेकर शाम तक यानी मंगलवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक वो लगातार काम में जुटे रहे। बुधवार तक तो मुझे ये सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। एने फ्रैंक कहती हैं कि बुधवार तक यानी वेडनेसडे तक तो उन्हें ये सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ चुका था। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि तुम्हें बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। एने फ्रैंक अपनी डायरी में लिखती हैं और डायरी से वो कहती हैं कि अब सीक्रेट एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली, यानी एने फ्रैंक को थोड़ी फुर्सत मिली कि वो डायरी को बताए कि उनकी ज़िंदगी में यानी एने फ्रैंक की ज़िंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। तुम्हारी एन, फिर वो अपना नाम लिखती हैं। एने फ्रैंक ने बुधवार से डायरी लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन वो इंसिडेंट वो घटना रविवार के बारे में बताती हैं। फिर वो थर्सडे को डायरी लिखती हैं जिसमें उन्होंने मंडे के इंसिडेंट के बारे में बताया है, मंडे के घटना के बारे में बताया है। फिर वो फ्राइडे को डायरी लिखती हैं जिसमें उन्होंने मंगलवार यानी कि ट्यूसडे की घटना के बारे में बताया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।